बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 से हम फर्स्ट इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे जो कि मेटलर्जी है और आज का हमारा टॉपिक है स्मेल्टिंग। हमने स्टार्ट किया कहानी यहाँ से कि हमें मेटल की ज़रूरत थी और मेटल मुझे चाहिए थी कॉपर। सही है, कॉपर की ज़रूरत थी। मैंने ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया मेटल को और जब मैंने ज़मीन से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया तो वो मेटल खालिस कॉपर नहीं था, उसके अंदर कॉपर भी था, आयरन भी था, सल्फर भी था। इसके अलावा कुछ रेत थी, कुछ मट्टी थी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थी। सबसे आसान मेरे लिए ये था कि मैं उस मट्टी, रेत और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दूं। तो मैंने सबसे पहले उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेत और मट्टी को अलग किया और उसके अलग करने को हमने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने, या उस स्टेप को हमने नाम दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का। फिर हमने, अब देखें यहाँ पर कॉपर की मुझे जरूरत है और मैं कॉपर को आयरन से भी अलग करना चाहती हूँ और सल्फर से भी अलग करना चाहती हूँ। तो फिर मेरा सेकेंड स्टेप मेटलर्जी के प्रोसेस का यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसको हमने नाम दिया एक्सट्रैक्शन का। एक्सट्रैक्शन के अंदर नंबर 1 पे हमने रोस्टिंग की, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे हुई रोस्टिंग। रोस्टिंग का वर्ड आपने रोस्ट का वर्ड सुना हुआ है, आप कहीं खाना खाने जाते तो आप सुनते हैं कि रोस्ट चिकन। सही है, तो रोस्ट का मतलब है हीट हुआ हुआ, फ्राई हुआ हुआ, भुना हुआ। तो यहाँ पे हमारी ये जो ओर थी हमारी, इसको हमने ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट अप किया था। ये देखिए, मैं साइन लगा देती हूँ हीट अप करने का। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हमने कहा था रोस्टिंग। फिर रोस्टिंग के नतीजे में ये प्रोडक्ट्स बने थे, क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बना था। अब इन दोनों को मिलाकर हमने या तो रोस्टेड ओर कहते हैं हमने कहा, या फिर चार्ज कहा जाता है। अब आप गौर से देखें, मैंने आपको स्टार्ट में कहा मुझे कॉपर की जरूरत है और हीटिंग के बाद क्या मेरा कॉपर सेपरेट हो गया? कॉपर सेपरेट नहीं हुआ, लेकिन इसका एक हिस्सा यानी आयरन थोड़ा सा अलग हो गया। कॉपर अभी भी सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है और अब मैं मजीद क्या करना चाहती हूँ कि मैं इस पूरी चीज को लेकर इसमें से खाली कॉपर को निकालना चाहती हूँ और वही बार बार कर रही हूँ। इसकी मिसाल आप यूं समझें कि आपने ना कॉपर को अलग करना है और कॉपर को अलग करने के लिए आपने सबसे पहले किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, फिर आपने किया रोस्टिंग, अब आप करेंगे स्मेल्टिंग, फिर आप करेंगे बेल्सिमराइजेशन और फिर हम फाइनली करेंगे रिफाइनिंग। तो यूं समझे कि आपको कपड़े धोने के लिए दिए हुए हैं और कपड़े जो धोने के लिए दिए हुए हैं उन सारे कपड़ों को सोक किया हुआ है, भिगो कर रखा हुआ है सर्फ की एक बाल्टी के अंदर। किसी डिटर्जेंट की लगा लें, सर्फ की लगा लें या किसी और की लगा लें। ठीक है, और अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इस कपड़े को धो दें। तो मुझे सोच कर बताएं कि क्या एक ही दफा पानी के अंदर डालने के बाद पूरा सर्फ निकल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। हम क्या करेंगे, हम 3 से 4 मुख्तलिफ बाल्टियों के अंदर साफ पानी रखेंगे, कपड़े को सर्फ से निकाल कर पहली बाल्टी में डालेंगे, उसको थोड़ा सा अंदर धोने की कोशिश करेंगे, निकाल के दूसरी बाल्टी में, तीसरी में, चौथी में, और हो सकता है कि चौथी 5वीं बाल्टी तक जाके आपको पता चले कि आपका पानी क्लियर बच रहा है, यानी कि सारा सर्फ निकल चुका है। अब हम भी यहाँ पे यही कर रहे हैं कि हम पहले इसको हीटिंग करेंगे रोस्टिंग के दौरान ताकि कॉपर अलग हो जाए। यहाँ हमने देखा नहीं हो पाया, हम मजीद हीटिंग करेंगे स्मेल्टिंग के अंदर और स्मेल्टिंग के एंड में भी आप देखेंगे कि कॉपर सेपरेट नहीं हो पाएगा, फिर हम ले चलेंगे बेल्सिमराइजेशन की तरफ। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, मैंने कहा आप ना यहाँ से अपना चार्जिंग फ्लोर के अंदर से चार्ज अंदर एंटर करवा दें, चार्ज को अंदर एंटर करवा दें और चार्ज को एंटर करवाने के बाद इसके अंदर आपने डालना है कोक। अब कोक के नाम से ना आपके माइंड में फौरन वही
कोका कोला वाली कोक आई होगी, तो ये वो कोक नहीं है। ये कोक आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं, जहां पे आपने कोल पढ़ा था, और कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमने कहा 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनमें से एक को आपने कोक कहा, एक को आपने अमोनिकल लिक्विड कहा, एक को आपने कोलतार कहा, और एक को आपने कोक कहा था। ये वो वाला कोक है जिसमें 98% कार्बन होता है। तो हमने कोक को यहाँ पर एंटर करवाया, और कोक की हमें बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, स्मॉल अमाउंट चाहिए थी। ये थोड़ी सी कोक डालने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये प्रोसेस, पूरा प्रोसेस जो होगा ना, आप देखेंगे कि ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक से क्या मुराद है? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हीट बाहर निकलेगी। पहले तो हम इसको खुद हीट देंगे। एक दफा आपने हीट दी, आग जला दी, और अब अंदर आग जलते जलते इतना हाई टेम्परेचर हो गया कि टेम्परेचर अंदर से बाहर निकलने लगा, और इसी वजह से इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के होने की वजह से कोक की कुछ मिकदार अंदर डालनी पड़ी। ठीक है, ये फर्स्ट चीज है जिसकी हमें जरूरत पड़ी। नंबर 2 पे जब स्मेल्टिंग का प्रोसेस होगा तो इसके अंदर जरूरत पड़ेगी एयर यानी कि ऑक्सीजन की। आपको पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो ये पूरी जो हीटिंग होगी ये एयर यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा कि स्मेल्टिंग के लिए हमें एक तो चाहिए चार्ज, ये लिखा हुआ है कि चार्ज से इसको फिल कर लें। फिर नंबर 2 पे इसके अंदर क्या डालें? कोक डालें। नंबर 3 पे इसके अंदर क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए। और एक फोर्थ चीज की भी जरूरत है, उस चौथी चीज को कहते हैं सैंड फ्लक्स। सैंड तो आपको पता ही है कि रेत को कहा जाता है। फ्लक्स का मतलब होता है प्रेशर से डालना, प्रेशर से निकालना। पाइप से पानी लगाते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे आधा अंगूठा रख के पाइप को कवर कर लेते हैं और बाकी आधे पाइप में से पानी निकालते हैं। और जब हम आधा अंगूठे से कवर कर लेते हैं ना, तो अब पानी हमारा फैल कर निकलता है थोड़ा सा और दूर तक जाता है। वो जो दूर तक जाने का प्रोसेस है उसी को फ्लक्स कहा जाता है। तो कहते हैं आपने रेत को भी प्रेशर से ऊपर स्प्रे करना है, जैसे हम स्प्रे करते हैं ना, फैला कर डालना है, और इसी चीज को सैंड फ्लक्स कहा जाएगा। और जब ये सारी चीजें हम डाल देंगे, इसको हीट करेंगे, तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, यहाँ ऊपर झाग सी बननी स्टार्ट हो जाएगी इस जगह पर, और इस झाग को हम निकाल कर बाहर रख देंगे, और इस झाग का नाम स्लैग होगा। सही, क्या नाम होगा? स्लैग नाम होगा। अब हम इस पूरी जो भी हमने डायग्राम समझी, जो भी हमने चीजें समझी, इनको हम लिखते हैं यहाँ, ताकि साथ साथ क्लियर हो कि लिखना क्या है। तो स्मेल्टिंग के प्रोसेस में हमने ये कहा कि हम चार्ज को यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को या रोस्टेड ओर को या कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सैंड फ्लक्स एंड कोक। यही इसकी डेफिनेशन बनेगी। और डेफिनेशन को मैं लिखूंगी कैसे? मैं कहूंगी हीटिंग ऑफ रोस्टेड ओर, यानी कि उसका नाम क्या है? रोस्टेड ओर उसका नाम है, या फिर उसका नाम है चार्ज। हीटिंग ऑफ रोस्टेड ओर विद सैंड फ्लक्स। किस चीज के साथ उसको हीट करना है हमने? सैंड फ्लक्स डाला था अंदर, और एंड कोक, और दूसरी चीज क्या डाली? कोक डाला। और इन दोनों चीजों को या तीनों चीजों को, किस किस चीज को? रोस्टेड ओर को, सैंड फ्लक्स को और कोक को हमने हीट किया। किस चीज की मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इन तमाम चीजों को हमने गर्म किया हवा की मौजूदगी में, और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? स्मेल्टिंग का नाम दे दिया। सही है, तो डेफिनेशन में हमने वही तीनों चीजें लिखी हैं जो हमने यहां लिखी थी।
अब देखिएगा कि हम लिखने लगे हैं इसी प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन। तो मैं पहली लाइन में ये बताऊंगी, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये किस तरह का प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैं नीचे लिख देती हूँ एक्सोथर्मिक। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हेंस स्मॉल अमाउंट हमें थोड़ी सी अमाउंट की जरूरत पड़ती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड। इसकी हमें जरूरत पड़ती है। सही है। ये एक लाइन है जो आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में लिखनी है। फिर हम जो इसकी नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे उसके अंदर मैं लिखूंगी ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फाइड। ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। और अब आपने ये देखने की ये हेडिंग बनी कैसे। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि ये क्यूप्रस सल्फाइड है और ये फेरस सल्फाइड है, और मैंने आपको ये भी बताया कि मुझे कॉपर की जरूरत है। और आप अपने इस प्रोडक्ट को देखिए, इसमें तो कॉपर है ही नहीं। अगर इसके अंदर कॉपर है ही नहीं और ये मेरी जरूरत की चीज नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि सबसे पहले तो मैं इसको ही निकाल दूं। जरूरत की चीज ही नहीं है। तो हम यहां से इस स्मेल्टिंग के प्रोसेस के दौरान इसको यहां से ऊपर से सबसे पहले बाहर निकालें। सही। और कैसे निकलेगी ये तो मुझे नजर ही नहीं आएगा, ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि अंदर है भी या नहीं है। तो मैं इसकी शक्ल चेंज करूंगी, इसको इस शक्ल में जो कि मुझे प्रोमिनेंटली पता ही नहीं चल रही, इसको किसी ऐसी शक्ल में लाऊंगी कि ये मुझे नजर आने लग जाए और ये खुद सेपरेट हो जाए। तो उसके लिए हमें 1 से 2 रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे, और वो जो रिएक्शन हम करवाएंगे वही ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। और वही मैंने हेडिंग लिखी हुई है कि मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन तो करवाऊंगी, लेकिन किस चीज की? फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करवाऊंगी। सही। ये देखें आप, रिएक्शन पहले देखें फिर हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये था फेरस सल्फाइड FeS। इसकी मैंने ऑक्सीडेशन करवानी है तो जाहिर है ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊंगी। और जब मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाती हूं तो ये 2 प्रोडक्ट्स बनाएगा। एक प्रोडक्ट ये बनाएगा FeO। रिएक्शन में क्या हुआ? ये ऑक्सीजन गया सल्फर की जगह और सल्फर यहां से निकल के आया ऑक्सीजन की जगह। लेकिन आप गौर करें कितने ऑक्सीजन आए? एक ऑक्सीजन आए। एक अभी भी यहां पर मौजूद है। वो जो सल्फर निकल के आया है उसके साथ जुड़ेगा और बना देगा SO2। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे O2 कैसे आ गया? यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन बचा हुआ था। तो इस पूरी इक्वेशन को हमें करना पड़ेगा बैलेंस, और बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 3 2 2 ये नंबर्स लगाती हूँ। अब इन नंबर्स के साथ आप देखें, आयरन यहाँ पर 2 है, Fe यहाँ पर भी कितने हैं? 2S है, यानी सल्फर 2 है। और यहाँ पर भी देख लें सल्फर कितने हैं? 2। यहाँ आ जाए तो टोटल ऑक्सीजन 3 2 6, और यहाँ देख लें 2 2 4 प्लस 2, ये वाले 2 6 ऑक्सीजन। तो यानी हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है। देखिए, फेरस सल्फाइड था, उससे फेरस ऑक्साइड बन गया। ये फेरस ऑक्साइड फिर जो हमने सैंड फ्लक्स डाले, रेत डाली है अंदर, उसके साथ करेगा रिएक्शन। और रेत का फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिका कहते हैं इसको। जब रिएक्शन होगा तो FeSiO3 बन जाएगा। फेरस सिलिकेट नाम है इसका, फेरस सिलिकेट नाम है इसका, ये बनेगा। और यही फेरस सिलिकेट ही, यही तो हमारा वो स्लैग है जो हमने कहा था कि आप ना ऊपर से रिमूव कर दें। यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, मैंने कहा यहाँ बनेगा स्लैग, और यहाँ इस होल के अंदर से हम बाहर निकाल देंगे स्लैग को। हमारी काम की चीज ही नहीं है इस पे कोई भी, मुझे तो कॉपर चाहिए।
और इन चारों चीजों में, पांचों में आप देख लें कहीं कॉपर है तो कॉपर था ही नहीं, इसीलिए हम इसको निकालना चाह रहे थे पहले, और इसीलिए हमने इसकी करवाई ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीजन से होती है। जैसे ही ऑक्सीडेशन हुई तो फेरस ऑक्साइड बना, और इस फेरस ऑक्साइड ने रिएक्शन कर लिया सिलिका के साथ और बना दिया फेरस सिलिकेट। सिलिका के साथ इसने रिएक्शन किया। अब ये देखिए स्लैग क्या चीज है, आसान अल्फाज में आपने गुड़ बनते हुए देखा होगा। जब गुड़ बन रहा होता है ना तो आपने देखा है कि वो कढ़ाई के अंदर होता है और उसके ऊपर ना मैल आ रहा होता है बार बार, और वो मैल एक बड़े चमचे से उतार के ना उसको बड़े चम्मच से उतार उतार कर फेंक रहे होते हैं। वो जो ऊपर मैल आ रहा है ना वही आपका स्लैग है। वहां पे तो उसको हम कहते हैं मैल कहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के मैल को हम स्लैग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्लैग अलग हो जाएगा। अब देखेंगे रिएक्शंस तो हम कर लेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को हम कुछ वर्डिंग में एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आपने एक्सप्लेन करना है ना, आपने कहना है फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइजेस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। किस चीज में? ऑक्सीडाइजेस टू फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड की शक्ल में आ जाता है। सही है। फेरस ऑक्साइड फिर क्या करता है? विच देन रिएक्ट्स, जो कि फिर रिएक्शन करता है, देन रिएक्ट्स विथ सिलिका, रिएक्शन करता है किस चीज के साथ? सिलिका के साथ। और क्या बनाता है? टू फॉर्म फेरस सिलिकेट, फेरस सिलिकेट बनाता है, फेरस सिलिकेट। और इसी फेरस सिलिकेट को हम क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों रिएक्शंस को यहाँ वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए हमारा मसला ये था कि हमारे दो चीजें थी उस रोस्टेड ओर में जो हमने यहाँ डाली थी। मसला ये था कि हमें सिर्फ कॉपर चाहिए था और साथ में ये सारी चीजें थी। तो इस पूरे हिस्से को तो हमने अंदर से रिमूव कर दिया, निकाल कर फेंक दिया। किस शक्ल में? फेरस सिलिकेट की शक्ल में। ठीक है, फेरस सिलिकेट या फिर आयरन सिलिकेट की शक्ल में, आयरन सिलिकेट की शक्ल में। यहाँ पर भी आयरन कर दें, आयरन सिलिकेट नाम लिखते हैं इसको से। तो आयरन सिलिकेट की शक्ल में हमने इसको निकाल के फेंक दिया। ये हमने निकाल दिया अंदर से, ये पहले निकल गई थी, गैस थी, ये हमने निकाल दिया और ये बचा हुआ है। अब क्या मुझे इसमें से भी सल्फर चाहिए? तो आप कहेंगे नो। तो मुझे अब ये कोशिश करनी है कि यहाँ से इस कॉपर को निकाल दूं और इस सल्फर को भी उतार दूं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर मुझे इसके साथ रिएक्शंस करने चाहिए, और जाहिर है ये भी इसी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ही है, और ये भी हीट अप भी हो रहा है। और ये भी हीट किस किस चीज की मौजूदगी में हो रहा है? कोक की मौजूदगी में, सैंड फ्लक्स की मौजूदगी में, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप अपना क्या लिखेंगे? हम कहेंगे अब ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन तो अभी भी होगी, लेकिन पहले ऑक्सीडेशन हुई फेरस सल्फाइड की, और अब ऑक्सीडेशन होगी क्यूप्रस सल्फाइड। सही है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या बनेगी? नेक्स्ट हेडिंग बनेगी हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, और इसके अंदर भी हम क्या बताएंगे? यही बताएंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिखती हूँ और फिर उसको हम अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करते हैं। सही है, तो ये देखिएगा रिएक्शन जब हुआ तो किस किस चीज का होना था? क्यूप्रस सल्फाइड का, क्योंकि अब तो यही बचा हुआ है। और ये रिएक्ट किस चीज के साथ करेगा? ऑक्सीजन के साथ करेगा, और पहले ही की तरह ऑक्सीजन रिप्लेस करेगी सल्फर को। और प्रोडक्ट्स हमारे क्या बनेंगे? एक तो Cu2 है जिसके साथ S लगा हुआ था जो कि हट चुका है और उसकी जगह आ गया ऑक्सीजन।
दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, S है जो कि O के साथ जाके जुड़ चुका है और SO2 बनाएगा। लेकिन मसला फिर भी वही है कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 3 2 एंड 2 इस तरह से हमारा रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, अब ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। यहां देखिए हमने फेरस ऑक्साइड का रिएक्शन सिलिका के साथ किया था, फेरस ऑक्साइड का, और यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड तो बन चुका है, लेकिन इसका रिएक्शन सिलिका के साथ नहीं हो सकता। रिएक्शन इसलिए नहीं हो सकता कि ये रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर ये रिएक्ट कर भी जाता तो क्या हमारा फायदा करता? नहीं, ये हमारा नुकसान करता। देखिए ये क्यूप्रस ऑक्साइड अगर सिलिका के साथ रिएक्ट कर जाता तो ये कुछ ऐसा बनाता, यानी कि यहाँ तो आयरन सिलिकेट है, हो सकता है वहां कॉपर सिलिकेट बन जाता, और अगर वहां कॉपर सिलिकेट बन जाता और ये भी स्लैग बन जाता, स्लैग की शक्ल में होता, तो जाहिर है हमारा स्लैग की शक्ल में ही दूसरा प्रोडक्ट भी बाहर निकल जाता, और कॉपर की हमें जरूरत थी वो तो हमने स्लैग की शक्ल में बाहर फेंक दिया होता। तो इसीलिए अगर हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्शन नहीं करता तो ये हमारा फायदा है। सही है, फिर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो ये रिएक्ट करेगा उस बचे खुचे फेरस सल्फाइड के साथ। फेरस सल्फाइड को हमने आयरन सिलिकेट बना के रिमूव तो किया, लेकिन 100% रिमूव नहीं हुआ, कुछ अमाउंट है जो बची हुई है, और वो रिएक्शन करेगी इस क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ। इस तरह का रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन के दौरान भी वही होगा, सल्फर आ जाएगा ऑक्सीजन की जगह और ऑक्सीजन जाएगा सल्फर की जगह, और फिर हमारे बनेंगे दो प्रोडक्ट्स, और मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट नीचे की तरफ लिख रही हूँ। और जो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे CO2 के साथ आके लग जाएगा S, और FeO के साथ जाके लग जाएगा ऑक्सीजन। सही है, यानी कि क्यूप्रस सल्फाइड है। अब इस टाइम पे, उस टाइम पे जबकि हम स्लैग की शक्ल में आयरन सिलिकेट को रिमूव कर चुके हैं, क्यूप्रस सल्फाइड से क्यूप्रस ऑक्साइड बन चुका है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड के साथ, रिमेनिंग फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा। सारी चीजें रिएक्शन कर चुकी हैं, और अब इस फ्लास्क के अंदर, इस फर्नेस के अंदर सिर्फ दो प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं, एक क्यूप्रस सल्फाइड है और दूसरा फेरस ऑक्साइड है। ठीक है, ये दो चीजें बची हुई। अब इस पूरी चीज के लिए हमने जो वर्डिंग लिखनी है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो ये मैं ब्लास्ट फर्नेस यहां से हटाकर इसको जरा नीचे करके लिख देती हूँ इस जगह पर, ब्लास्ट फर्नेस, ताकि मैं वहां पे एक्सप्लेन कर सकूं। सही है, अब जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना, तो वो देखिए हम कैसे लिखेंगे। मैं जाहिर है यही करूंगी कि क्यूप्रस सल्फाइड ने ऑक्सीडाइज होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया है, तो हम लिखेंगे क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइसिस, और किस चीज में ऑक्सीडाइज हुआ? इनटू, ऑक्सीडाइसिस इनटू की बजाय आप टू लिखिए, ऑक्सीडाइसिस टू क्यूप्रस ऑक्साइड। किस चीज में हुआ? क्यूप्रस ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ। और फिर ये क्यूप्रस ऑक्साइड किस चीज के साथ रिएक्शन करेगा? फेरस सल्फाइड के साथ। तो कॉमा लगा के लिखिएगा, विच देन रिएक्ट्स, जो कि फिर रिएक्शन करता है, विच देन रिएक्ट्स विद रिमेनिंग, जो रिएक्शन कर जाता है किस चीज के साथ? विद रिमेनिंग फेरस सल्फाइड एंड, और ये फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? एंड इट फॉर्म्स, और ये बना देता है, क्या चीज बनाता है?
इट फॉर्म्स, यही दोनों प्रोडक्ट्स हम ब्रैकेट में लिख देंगे, इट फॉर्म्स Cu2S और साथ में बना FeO, और इन दोनों चीजों को कहते हैं मेट, और इन दोनों चीजों का क्या नाम है? मेट, MATTE, मेट कहा जाता है इसको। ठीक है, तो हमने ये कहा कि फिर क्या चीज बनी? मेट बनी। अब देखें, स्लैग को तो यहां से रिमूव किया जा रहा था ऊपर से, लेकिन जो हमारा मेट बनेगा, ये देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये नीचे वाले पाइप से बाहर निकाला जाता है, तो हम कहेंगे इट इज, मेट के बारे में कह रही हूं, इट इज विदड्रॉन, इट इज विदड्रॉन, इसको निकाल दिया जाएगा, और इसको कहां से निकाला जाएगा? फ्रॉम लोअर होल, नीचे के रास्ते से, नीचे जो सुराख है उससे निकाला जाएगा, फ्रॉम लोअर होल, नीचे के सुराख से निकाला जाएगा, HOLE होल लिखना है आपने। और ये जो मेट है ना, अब ये काफी हद तक कॉपर इसमें आ चुका है, और मेट के अंदर इट कॉन्टेन्स 45%, 45% कॉपर है इसके अंदर, कॉन्टेन्स 45% कॉपर, इसके अंदर कितना कॉपर है? 45% कॉपर है। और ये हमारा स्मेल्टिंग का प्रोसेस है। इसके आगे चलेंगे तो हम अभी भी, हमारा कॉपर 100% प्योर नहीं है, इट इज ओनली 45% प्योर। हम इसे 100% प्योर बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, जो कि बेसिमराइजेशन है। और बेसिमराइजेशन के प्रोसेस के अंदर ये पहले तीनों रिएक्शंस बिल्कुल ऐसे ही एसिडिस आएंगे, चौथा रिएक्शन है जो चेंज होगा। ये दोनों प्रोसेसेस काफी हद तक सिमिलर है। तो ये था हमारा स्पार्टिंग का प्रोसेस। अगर आपको कोई चीज भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।